दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। यही पहली बड़ी खबर है। बंगाल बॉर्डर के पास राहुल गांधी की कार पर हुआ पथराव, टूट गई विंड स्क्रीन। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी की कार को निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया कि बिहार बंगाल सीमा के पास संदिग्ध पथराव में राहुल गांधी की कार का शीशा टूट गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन दिनों बिहार दौरे पर है। कांग्रेस नेता और बंगाल इकाई के प्रमुख अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यह घटना तब हुई जब यात्रा पश्चिम बंगाल बॉर्डर के पास से गुजर रही थी। इस कथित हमले के चलते कार की पिछली खिड़की का शीशा टूट गया। हालांकि राहुल गांधी सुरक्षित हैं और उन्हें कोई भी चोट नहीं आई है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक वरिष्ठ कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा कि हमारी कार का शीशा तोड़ दिया गया, लेकिन हमारी यात्रा नहीं रुकेगी और इंडिया गठबंधन बिल्कुल नहीं झुकेगा। अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन पर जमकर बरसे नीतीश कुमार। बोले, मैंने इंडिया गठबंधन का नाम बदलवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं माने। दरअसल विपक्षी गठबंधन इंडिया के नामकरण को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वे इंडिया गठबंधन की जगह कोई और नाम रखने की मांग कर रहे थे, लेकिन किसी ने उनकी बात को नहीं सुना। नीतीश कुमार ने कहा कि वे लोग पहले ही इस नाम को तय कर चुके थे। नीतीश कुमार ने कहा कि वो विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया की जगह कुछ और रखने का आग्रह कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं उनसे गठबंधन के लिए कोई दूसरा नाम चुनने का आग्रह कर रहा था, लेकिन उन्होंने इसे पहले ही तय कर लिया था। उन्होंने कहा कि मैंने बोल दिया था कि यह नाम ठीक नहीं है, लेकिन तब तक उन लोगों ने यह तय कर लिया था कि इसका नाम इंडिया रखा जाएगा। फिर हमने कहा ठीक है, लेकिन अब उनकी हालत देख लीजिए। मैं बहुत कोशिश कर रहा था, वो एक काम नहीं कर रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं किया। आज तक उन्होंने यह तय नहीं किया कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यही कारण है कि मैंने उन्हें छोड़ दिया और वापस वहीं पर आ गया जिसके साथ में शुरू में था। उन्होंने कहा कि मैं बिहार के लोगों के लिए हमेशा काम करता रहूंगा। इससे पहले बिहार में जाति सर्वेक्षण को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तीखा हमला बोला। नीतीश कुमार ने कहा कि जाति जनगणना मैंने करवाई, लेकिन इसका क्रेडिट वो ले रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को यह दावा किया था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन के सहयोगियों के दबाव में जाति सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया, जिसके बाद वो खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। इसी को लेकर नीतीश कुमार ने कहा कि जाति जनगणना मैंने करवाई, लेकिन इसका क्रेडिट वो लेने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए मैंने उस पार्टी को छोड़ दिया। अगली बड़ी खबर, शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय मंत्री बना सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। एनडीए के साथी दल ने किया बड़ा दावा। दरअसल मध्य प्रदेश के बुधनी से विधायक और 4 बार मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान अब केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं। केंद्रीय मंत्री और एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथी रामदास अठावले ने दावा किया है कि शिवराज सिंह चौहान लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इसे लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इंडिया टुडे के अनुसार रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान का लोकसभा में आना है पक्का, इसीलिए उनके दुश्मनों को लगेगा बड़ा धक्का। खास बात यह है कि रामदास अठावले शायराना प्रतिक्रिया देने के लिए बेहद मशहूर हैं। आपको बता दें कि रामदास अठावले ने कहा कि अगर शिवराज सिंह चौहान दिल्ली आते हैं और लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी उनका सम्मान करेंगे और उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाएंगे। हालांकि अब तक स्थिति साफ नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान का लोकसभा का टिकट तय है या नहीं, लेकिन रामदास अठावले की तरफ से भी इसे लेकर साफ जवाब नहीं दिया गया है। तो वहीं एजेंसी वार्ता के अनुसार शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 29 में से 29 सभी लोकसभा की सीटें जीतेगी। अगली बड़ी खबर, बजट सत्र से पहले पीएम मोदी ने हुड़दंगी सांसदों को दिया बड़ा संदेश। बोले, ये पश्चाताप करने का अवसर है। दरअसल आज से संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को बड़ी नसीहत दी है। उन्होंने इसे पश्चाताप का अवसर करार दिया है। पीएम मोदी ने बजट से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मैं ये आशा करता हूं कि गत 10 वर्ष में जिसको जो रास्ता सुझा उस प्रकार से संसद में सबने अपना अपना कार्य किया, और जिनको आदतन हुड़दंग करने का स्वभाव बन गया है, जो आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं, ऐसे सभी सांसद आत्मनिरीक्षण करें कि 10 साल में उन्होंने जो किया अपने संसदीय क्षेत्र में भी 100 लोगों से पूछ लें, किसी को याद नहीं होगा, किसी को नाम भी पता नहीं होगा, लेकिन जिसने सदन में उत्तम विचारों से संसद को लाभान्वित किया होगा उन्हें एक बहुत बड़ा वर्ग आज भी याद करता होगा, इसकी सराहना करते होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब चुनाव का समय निकट होता है तब पूर्ण बजट नहीं रखा जाता है। हम भी उसी परंपरा का पालन करते हुए नई सरकार बनने के बाद ही पूर्ण बजट लाएंगे। इस बार दिशा निर्देशक बातें लेकर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हम सबके सामने बजट पेश करने वाली हैं।
उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि देश नित्य प्रगति की नई नई ऊंचाइयों को पार करते हुए आगे बढ़ रहा है। अगली बड़ी खबर, राम मंदिर के खिलाफ कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की बेटी ने रखा 3 दिनों का उपवास, तो सोसाइटी ने घर खाली करने का थमा दिया नोटिस। दरअसल अयोध्या में बीते 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस मामले पर तब भी जमकर राजनीति हुई और आज भी हो रही है। कांग्रेस ने इस कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकरा दिया था, तो वहीं कांग्रेस के ही दिग्गज नेता मणिशंकर अय्यर की बेटी सुरन्या अय्यर ने राम मंदिर के खिलाफ सोशल मीडिया पर न सिर्फ जमकर हंगामा किया, बल्कि राम मंदिर के विरोध में 3 दिनों का उपवास भी रखा। अब जंगपुरा के जिस सोसाइटी में वो रहती हैं, वहां के वेलफेयर एसोसिएशन ने 27 जनवरी को उन्हें नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में आरडब्ल्यूए ने न केवल सुरन्या से माफी मांगने की मांग की है, बल्कि मणिशंकर अय्यर से भी अपनी बेटी के कृत्य की निंदा करने का आग्रह किया है। इसके अलावा आरडब्ल्यूए ने सुरन्या से आग्रह किया है कि अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने जो किया वो सही है, तो वो कॉलोनी से बाहर चली जाएं। इस पत्र को बीजेपी नेता अमित खरखरी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस पत्र पर आरडब्ल्यूए अध्यक्ष डॉक्टर कपिल कक्कड़ के भी हस्ताक्षर हैं। आरडब्ल्यूए ने बताया कि कॉलोनी के सभी निवासियों के बीच में सौहार्दपूर्ण संबंध सुनिश्चित करना एसोसिएशन की जिम्मेदारी है। इसमें लिखा गया है कि सुरन्या अय्यर ने सोशल मीडिया के माध्यम से जो कहा वो निश्चित रूप से एक शिक्षित व्यक्ति के लिए अशोभनीय है। राम मंदिर 500 साल बाद बनाया जा रहा है और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही बनाया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि सुरन्या अय्यर का नफरत भरा भाषण और शांति प्रिय समाज में रखा गया 3 दिन का उपवास बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आरडब्ल्यूए ने सुरन्या से आग्रह किया है कि वे एक अच्छे नागरिक के मानदंडों का पालन करें और लोगों के बीच नफरत और अविश्वास पैदा करने की कोशिश न करें। आरडब्ल्यूए ने सुरन्या से आग्रह किया है कि वो माफी मांगें और अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने जो किया वो सही है, तो वो कॉलोनी से बाहर चली जाएं। अगली बड़ी खबर, ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को मिल गई बड़ी जीत। अब जिला अदालत ने तहखाने में दे दी पूजा पाठ की इजाजत। दरअसल अब वाराणसी में ज्ञानवापी तहखाने में पूजा पाठ होगा। खुद जिला अदालत ने इस बात का आदेश दिया है। हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार मिल गया है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत मिली है। व्यास परिवार अब तहखाने में पूजा पाठ करेगा। हिंदू पक्ष ने व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत मांगी थी। सोमनाथ व्यास का परिवार 1993 तक तहखाने में पूजा पाठ करता था। 1993 के बाद तत्कालीन राज्य सरकार के आदेश पर तहखाने में पूजा बंद हो गई थी। 17 जनवरी को व्यास जी के तहखाने को जिला प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया था। एएसआई सर्वे कार्यवाही के दौरान तहखाने की साफ सफाई हुई थी। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के अधीन अब तहखाने में पूजा की जाएगी। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को बड़ी जीत मिली है। हिंदू पक्ष को वाराणसी की जिला अदालत ने तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत दे दी है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने जारी कर दिया 5वां समन। शराब घोटाले से जुड़ा है मामला। दरअसल दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिर से समन जारी कर दिया है। ये केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी का 5वां समन है। इससे पहले 4 समन में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं और राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया है। प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में चल रही जांच के सिलसिले में 2 फरवरी को पूछताछ में शामिल होने को कहा है। आपको बता दें कि फिलहाल शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल को ईडी का यह 5वां समन है। अगली बड़ी खबर, चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोली ये स्थानीय निकायों में इस हद तक जा सकते हैं तो राज्य और केंद्रीय चुनावों में जनता भरोसा कैसे करे। दरअसल चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में बीजेपी को जीत मिली है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों को करारी हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के मनोज कुमार सोनकर को 16 वोट मिले, वहीं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप कुमार को मात्र 12 वोट मिले, जबकि 8 वोटों को रद्द कर दिया गया। वोटों को रद्द किए जाने पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस उम्मीदवारों ने जोरदार हंगामा किया है और बीजेपी पर धांधली करके चुनाव जीतने का आरोप लगाया है। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में लोकतंत्र को जिस तरीके से कुचला गया है वो पूरे देश के सामने है। सत्ता के लिए नियम कानून लोकतंत्र इसकी मर्यादा और संविधान को ताक पर रख दिया गया। देश की जनता देख रही है कि एक नगर तक की व्यवस्था में भी विपक्ष और जनता की आवाज को खुलेआम दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर स्थानीय निकायों में वे इस हद तक जा सकते हैं तो राज्य और केंद्रीय चुनावों में जनता भरोसा कैसे करे।
अगली बड़ी खबर, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में चुनाव अधिकारी ने गड़बड़ी से कर दिया साफ इनकार। उल्टे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्षदों पर लगाए गंभीर आरोप। दरअसल मंगलवार को चंडीगढ़ में हुए मेयर का चुनाव विवादों में घिर गया है। बीजेपी की जीत पर विपक्ष ने सवाल उठाते हुए बेईमानी का आरोप लगाया है। मतपत्रों में छेड़छाड़ के आरोपों के बाद विवाद के केंद्र में रहे पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने मतगणना के दौरान अपने कार्यों का बचाव करते हुए दावा किया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सदस्यों ने निशानों और धब्बों के कारण 11 मतपत्रों को बदलने का अनुरोध किया था। उन्होंने बताया कि कुल 36 वोट पड़े। जब हम मतपत्र जारी कर रहे थे तो कुछ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षद चिंतित थे कि कागजात पर धब्बे और निशान थे। उन्होंने मुझसे लगभग 11 मतपत्र बदलने के लिए कहा। मैंने उनके अनुरोध का सम्मान किया और विचाराधीन मतपत्रों को एक तरफ रख दिया और उन्हें नए मतपत्र जारी कर दिए। मसीह के अनुसार जब परिणाम घोषित होने वाले थे तो अराजकता फैल गई। भाजपा उम्मीदवार मनोज सोनकर को 16 वोट मिले, आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को 12 वोट मिले और 8 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। मसीह ने आरोप लगाया कि मतपत्रों को सत्यापित करने के बजाय आम आदमी पार्टी और कुछ कांग्रेस पार्षदों ने व्यवधान पैदा किया। उन्होंने कहा कि मैंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट से मतपत्र की जांच करने के लिए कहा, लेकिन ऐसा करने के बजाय आम आदमी पार्टी और कुछ कांग्रेस पार्षद प्रक्रिया को बाधित करने के लिए मेज पर कूद पड़े। उन्होंने मतपत्रों पर कब्जा कर लिया और उन्हें फाड़ दिया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने चुनाव प्रक्रिया को पटरी से उतारने की बड़ी साजिश रची है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग का फार्मूला हुआ तैयार। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में दिल्ली में सीट शेयरिंग का फार्मूला तैयार हो गया है। सूत्रों ने बताया कि आम आदमी पार्टी 4 सीटें और कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के बीच में दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर सीट शेयरिंग की बात कई सप्ताह से चल रही थी। हालांकि इस मसले पर अभी किसी पार्टी की ओर से आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। आम आदमी पार्टी का इंडिया गठबंधन में शामिल होने के समय से दोनों दलों के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही थी। इसको लेकर कई राउंड की बातचीत हुई। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से भी मुलाकात की। माना गया कि इस दौरान इन नेताओं ने सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की। इसके बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर भी गठबंधन किया। आपको बता दें कि अब सूत्रों ने बताया है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर और कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले नरेंद्र मोदी यू टर्न के उस्ताद हैं, नीतीश कुमार ने उन्हें भी पीछे छोड़ दिया। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए में जाने पर विपक्ष की ओर से कई तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बिहार के मुख्यमंत्री पर जबरदस्त हमला करते हुए कहा कि मैं सोचता था कि नरेंद्र मोदी यू टर्न के उस्ताद हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने तो यू टर्न के उस्ताद को भी पीछे छोड़ दिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने मनरेगा पर यू टर्न लिया, जीएसटी पर यू टर्न लिया, कृषि कानून पर यू टर्न लिया, लेकिन नीतीश कुमार ने तो यू टर्न के उस्ताद को ही पीछे छोड़ दिया। अगली बड़ी खबर, झारखंड में भारी बवाल। यदि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए तो पत्नी को बनाया जाएगा मुख्यमंत्री। दरअसल झारखंड की सियासत में एक बार फिर से बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बन सकती हैं। अगर ये संभव होता है तो कल्पना सोरेन झारखंड की पहली महिला मुख्यमंत्री होंगी। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। मंगलवार को उन्होंने विधायकों के साथ में बैठक की। इस बैठक में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रही। माना जा रहा है कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जाता है तो उनकी पत्नी राज्य की अगली मुख्यमंत्री बन सकती हैं। आपको बता दें कि ईडी आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लगातार पूछताछ कर रही है। यदि ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया तो फिर उनकी पत्नी यानी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।